राम कुमार आर्य, इतिहास संविधान फैकल्टी में आपका इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और अब इतिहास चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। भारतीय इतिहास में आप जानते हैं सबसे पहले टॉपिक आता है सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता से ये टॉपिक हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता टॉपिक आता है। सिंधु सभ्यता में के अनेक भाग हैं। सिंधु सभ्यता को हम अनेक पार्टों में पढ़ने वाले हैं। तो सिंधु सभ्यता का जो पहला पार्ट है वह है सिंधु सभ्यता की स्थिति। सिंधु सभ्यता की स्थिति, आकार एवं क्षेत्रफल, इन तीन टॉपिकों में हम भारतीय इतिहास को पढ़ने वाले हैं। अर्थात सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे। तो सिंधु सभ्यता पहला टॉपिक हमने लिया और सिंधु सभ्यता के पहले पार्ट में सिंधु सभ्यता की स्थिति, आकार और क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। एसएससी लेवल हो या रेट लेवल हो जो एसएस है, या राजस्थान पुलिस या पटवार हो और रेलवे भर्ती वाला एग्ज़ाम हो, सभी में एक प्रश्न आपको सिंधु सभ्यता का आने वाला है। तो सिंधु सभ्यता, क्योंकि इसमें टॉपिक दे रखा है भारतीय प्राचीन भारत की विशेषताएं। तो प्राचीन भारत की विशेषताओं, विशेष करके आपको ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता की विशेषता पढ़नी है, वैदिक सभ्यता की विशेषता पढ़नी है और महाजनपद पढ़ने हैं, जिनमें 4 वेद पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे। तो इसीलिए पहले ये टॉपिक चालू किया हमने सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता का पहला पार्ट जिसमें हम केवल 3 टॉपिकों पे चर्चा करेंगे, स्थिति, आकार और क्षेत्रफल। अब देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम, एक क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है। सीधा प्रश्न आता है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है। तो उसी डायग्राम के तहत, तो सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, तो आपको ध्यान रखना, सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। कैसा? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। एक प्रश्न तो आपको ये मिल गया, ठीक है, एक बार। दूसरी बात, इस डायग्राम को समझने के लिए हमें चारों दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आप जानते हैं, जब हम दिशा पढ़ते हैं तो थोड़ा मैं आपको बता दूं, डायग्राम में जब भी हम कोई डायग्राम बनाते हैं, चारों दिशाओं का ज्ञान आवश्यक है। जैसे ऊपरी ओर उत्तरी दिशा होती है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे नक्शा में हम दक्षिण दर्शाते हैं, इधर हम पूर्व और इधर हम पश्चिम दिशा। तो इसीलिए इस डायग्राम को हम 4 दिशाओं में दर्शाने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता का उत्तरतम बिंदु क्या है। तो सिंधु सभ्यता की उत्तर दिशा, सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा या दक्षिण दिशा, सिंधु सभ्यता की पूर्व सीमा या पूर्व दिशा, और सिंधु सभ्यता की पश्चिम या पश्चिमी दिशा। तो सिंधु सभ्यता का, अब आपको इसमें 4 प्रश्न बनेंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा कि सिंधु सभ्यता का उत्तरतम बिंदु क्या है, सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु क्या है, सिंधु सभ्यता का पूर्वतम बिंदु क्या है, और सिंधु सभ्यता का पश्चिमतम बिंदु क्या है। तो आपको 4 पुरास्थल दिया होगा एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना। तो सिंधु सभ्यता की स्थिति बात कर रहे हैं हम, इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक में काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का उत्तरतम बिंदु, ये उत्तरतम बिंदु है, उत्तरी सीमा है, ये आपकी दक्षिणी सीमा है। तो सिंधु सभ्यता का उत्तरतम बिंदु क्या है। तो सिंधु सभ्यता का उत्तरतम बिंदु 4 पुरास्थल में आपको आंसर करना है मांडा। तो सिंधु सभ्यता का उत्तरतम बिंदु मांडा है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु क्या है।
सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु दैमाबाद है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा कि सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आपको आंसर होगा दैमाबाद। ऐसे सिंधु सभ्यता का पूर्वतम बिंदु क्या है, तो आपको 4 पुराय स्थल और आंसर होगा सिंधु सभ्यता का पूर्वतम बिंदु या पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है। तो सिंधु सभ्यता का पूर्वतम बिंदु आलमगीरपुर है, सिंधु सभ्यता का उत्तरतम बिंदु मांडा है, दक्षिणतम दैमाबाद है और पूर्वतम आलमगीरपुर है। अब आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता का पश्चिमतम बिंदु क्या है। तो सिंधु सभ्यता का पश्चिमतम बिंदु सुतकांगेडोर है। ठीक है, तो चारों दिशाएं कंप्लीट। अब आपको आगे क्वेश्चन बनता है, 4 प्रश्न तो ये बन गए, एक प्रश्न आपका ये रहा, 5 प्रश्न हो चुके हैं। नंबर 1, सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का उत्तरतम बिंदु क्या है, मांडा। सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु क्या है, दैमाबाद। सिंधु सभ्यता का पूर्वतम बिंदु क्या है, आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता का पश्चिमतम बिंदु क्या है, सुतकांगेडोर। आगे क्वेश्चन क्या बनेगा, ये 4 पुराय स्थल, इनका राज्य पूछेगा, इनका देश पूछेगा, इनका स्थान पूछेगा। सिंधु सभ्यता का जो उत्तरतम बिंदु मांडा है, मांडम पुराय स्थल या मांडा पुराय स्थल किस राज्य में है, आपको 4 राज्य मिलेंगे और आंसर करना है जम्मू कश्मीर। तो मांडा किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में। ऐसे अब आपको क्वेश्चन मिलेगा आलमगीरपुर किस राज्य में स्थित है, तो आलमगीर पुराय स्थल आपको 4 राज्यों में से आंसर करना है उत्तर प्रदेश। आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है आलमगीरपुर, और इस प्रकार ये अखनूर जम्मू कश्मीर में है। अब आगे बात करते हैं दैमाबाद। तो दैमाबाद सिंधु सभ्यता का पुराय स्थल है, ये कौन से राज्य में है, फिर आपको 4 राज्य देगा और राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, ऐसे अब आपको क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु सभ्यता का सुतकांगेडोर कौन से स्थान पर है, किस देश में, किस राज्य में है, तो ये भारत में नहीं है। इसलिए ये कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है और कौन से देश में हो गया, पाकिस्तान। तो निम्न में से सिंधु सभ्यता का कौन सा पुराय स्थल भारत में स्थित नहीं है, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुतकांगेडोर। तो आंसर आएगा सुतकांगेडोर। ठीक है, अब देखो ये आपके क्वेश्चन बने, आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन आ जाता है आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन आ जाता है दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको 4 नदियाँ यहाँ आपको 4 नदियाँ देगा। ठीक है, तो आपको 4 नदी मिलेंगे। तो मांडा ध्यान रखना किस नदी के किनारे है, 4 नदी मिलेंगे और आंसर करना है चिनाब। ठीक है, ऐसे ही अब अगला क्वेश्चन मिल जाता है चिनाब किसकी सहायक है। ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दूँ चिनाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो चिनाब सतलज नदी की सहायक है और मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। चिनाब किसकी सहायक है, सतलज नदी की सहायक। तो ये सतलज नदी की सहायक है। ठीक है, तो विशेष करके आपको
क्वेश्चन मिल गया जैसे मांडा कौन से राज्य में है, उत्तरतम बिंदु मांडा है। मांडा कौन से राज्य में, जम्मू कश्मीर। मांडा किस नदी के किनारे, चिनाब। अब आगे क्वेश्चन मिलेगा आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको 4 नदी मिलेंगे। तो आलमगीरपुर हिंडना नदी के किनारे स्थित है। और हिंडन किसकी सहायक है, हिंडना यमुना नदी की सहायक है। और आप जानते हैं भारत के सर्वाधिक प्रदूषित नदी, वर्तमान में भारत के सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है भारत के सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी है। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन मिलता है कि देमाबाद किस नदी के किनारे है। तो देमाबाद दक्षिण में एक नदी है जिसका नाम है प्रवरा नदी। और प्रवरा नदी किसकी सहायक है, गोदावरी नदी की सहायक। विविध क्वेश्चनों में आता है, गोदावरी के ऊपर प्रश्न आता है दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा। तो ध्यान रखना गोदावरी को, जो गोदावरी है, गोदावरी को क्या कहा जाता है। गोदावरी के लिए मैं आपको यहाँ क्वेश्चन बना देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आता है दक्षिण गंगा किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन में आपको की शब्द लिख रहा है, दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा। तो दक्षिण गंगा आ जाए तो आपको आंसर गोदावरी करना है। और यदि क्वेश्चन आ गया दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी, गोदावरी ऑप्शन में ना हो तो आपको कावेरी करना है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, यदि हो जाता है तो ऑप्शन मिल जाता है, बोनस मिल जाता है। तो दक्षिण गंगा कावेरी कहते हैं क्योंकि कावेरी गंगा की तरह पवित्र है। इसे दक्षिण गंगा, दक्षिण बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार उत्तर भारत में सर्वाधिक लंबी नदी गंगा है, ऐसी दक्षिण में गोदावरी है, इसलिए दक्षिण की गंगा दक्षिण गंगा कहते हैं। लेकिन दक्षिण की गंगा कावेरी क्यों कहते हैं, क्योंकि कावेरी गंगा की तरह उत्तर भारत में जो गंगा बहती है उसी की तरह ये पवित्र है, जो वैदिक काल की है, हमारे महाकाव्य काल की है और ऋग्वेदिक काल की है। ऋग्वेदिक काल में कावेरी नदी को, जिस प्रकार उत्तर भारत में गंगा को इक्ष्वाकु वंश का राजा भागीरथ जी लाए थे, राम के वंशज हैं, अवतरण लाए थे, धरती पर लाए थे, ऐसी कावेरी नदी को दक्षिण भारत में हमारे एक महान ऋषि, महान मुनि अगस्त्य ऋषि थे। उन्होंने इस धरती पे और ब्रह्मा जी की कृपा से, शिव जी की कृपा से, पूर्णतः ब्रह्मा जी की कृपा मानी जाती है सर्वाधिक पुराणों में, और इस प्रकार दक्षिण में कावेरी नदी का अवतरण किया। इस प्रकार गंगा की तरह पवित्र होने के कारण दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। अब आगे, ये तो हमने थोड़ा सा इतिहास बताया, हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन मिलता है कि सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है। सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे है। तो आपको आंसर करना है दास्क नदी। ठीक है। तो दास्क नदी किसकी सहायक है। तो दास्क नदी सिंधु की सहायक है। ठीक है। तो ऐसे करके लगभग हमारे एक खंड में 4 प्रश्न तैयार हो गए। नंबर 1, सिंधु सभ्यता का उत्तरतम बिंदु मांडा। नंबर 2, मांडा किस राज्य में, जम्मू कश्मीर। नंबर 3, मांडा किस नदी किनारे, चिनाब। चिनाब किसकी सहायक, सतलज। इस प्रकार हमारे लगभग 16 क्वेश्चन और 17वां ये क्वेश्चन आपका तैयार है। अब आगे क्वेश्चन मिलता है, जैसे एक विषय ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन पूछे हैं सिंधु सभ्यता का पश्चिमतम बिंदु क्या है। तो सिंधु सभ्यता का जब पश्चिमतम बिंदु पूछे है तो
तो आंसर आपका सूतकांगी डोर होगा। यदि क्वेश्चन में भारत शब्द जोड़ दिया कि भारत में सिंधु सभ्यता का पश्चिमतम बिंदु क्या है, भारत में, भारत की बात कर रहा है, इसका मतलब ये भारत में नहीं है। अब भारत में कौन है, तो भारत में है कौन, तो भारत का मतलब है, आप जानते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते होंगे कि भारत का पश्चिमतम राज्य कौन सा है। करेक्ट, भारत का जो पश्चिमतम राज्य है, तो भारत का जो पश्चिमतम राज्य है वह है आपका गुजरात है। यहाँ लिख देते हैं गुजरात। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सिंधु सभ्यता का पश्चिमतम बिंदु क्या है। तो भारत में सिंधु सभ्यता का, भारत में ये पाकिस्तान है, भारत में पूछ रहा है तो गुजरात में जाना है। तो गुजरात में एक स्थान है भगतराव, जो कच्छ क्षेत्र में पड़ता है, गुजरात में है। तो भारत में सिंधु सभ्यता का पश्चिमतम बिंदु भगतराव है। अब आगे क्वेश्चन पूछे, भगतराव प्राय अपवाद है कुछ किताबों में, लेकिन अधिकतर गाइडों में भगतराव किस नदी के किनारे है। तो आपको यदि नदी दे दे तो नर्मदा नदी है, ठीक है। तो नर्मदा के अरब सागर में गिरती, आप जानते हैं अरब सागर में गिरती है। इस प्रकार भगतराव कहाँ पे है, गुजरात। क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन बना सिंधु सभ्यता, भारत में सिंधु सभ्यता का पश्चिमतम बिंदु क्या है। तो आंसर आएगा भगतराव, ठीक है। ये हुई आपकी स्थिति। अब स्थिति में आपको स्थिति को आगे, एक सामान्य स्थिति ये हुई, आगे थोड़ी सी कठिनाई स्तर में स्थिति और बढ़ेगी। उससे पहले अगला क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो सिंधु सभ्यता कुल क्षेत्रफल पूछे, तो सिंधु सभ्यता का कुल कितना क्षेत्रफल है। तो विशेष करके राजस्थान एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये भी क्वेश्चन आपको बताना है। यदि सेंटर में क्वेश्चन आता है, सामान्यतः तो आपको कुल क्षेत्रफल पूछेगा, पूरे कंप्लीट पूछेगा, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। लगभग की बात करें तो यहाँ लगभग आपका 13 लाख आ गया। एसएससी लेवल हो, रेलवे लेवल हो, सेंटर की जितनी भर्तियां हैं, यदि आपको क्वेश्चन पूछ ली जाए सिंधु सभ्यता का लगभग कुल कितना क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल पूछता है, कुल कितना क्षेत्रफल है, ठीक है। तो आपको आंसर 13 लाख करना है सेंट्रल एग्जाम में। ये राजस्थान का कोई एग्जाम अब आ जाए, राजस्थान पुलिस है, पटवारी है, तो पूछने के तरीके आपको ध्यान रखना दो तरह से। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, ये दोबारा जो मान लो राजस्थान के पटवारी या पटवारी में या राजस्थान एग्जाम में कोई में आ गया, क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु सभ्यता का लगभग कुल क्षेत्रफल है 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख। ऐसी स्थिति में आपको क्वेश्चन आ जाए, ये शब्द पे एग्जाम की भाषा पे आपको ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता का लगभग कुल क्षेत्रफल है, तो आपको 13 लाख ही करना है, ठीक है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर करना है। लेकिन यदि एक शब्द इसमें जोड़ दिया जाए, नवीन उत्खनन के आधार पर, यह क्वेश्चन तो आ चुका है आपका एसएससी लेवल में, ये वाला। अब राजस्थान में एग्जाम में ये क्वेश्चन यदि ये रिपीट हो जाए तो कोई बात नहीं, 13 लाख है ही है। यदि उस शब्द में नवीन उत्खनन शब्द जोड़ दिया जाए, क्वेश्चन पूछें सिंधु सभ्यता नवीन उत्खनन के आधार पर, नवीन उत्खनन के आधार पर सिंधु सभ्यता का लगभग क्षेत्रफल है 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख और 15 लाख। तो ऐसी स्थिति में आपको
15 लाख वर्ग किलोमीटर करना है, ना कि 13। सामान्यतः पूछे 13 लाख ही है इसके आधार पे, लेकिन नवीन उत्खनन के आधार पर पूछें। अभी आंकड़े आए 14-15 से आंकड़े और 18 में ये जारी किए और नई किताबों में इसको डाल दिया गया। लेकिन यदि 13 भी दे रखा हो, 15 दे रखा हो, तो क्वेश्चन को स्पष्टीकरण करेगा। यदि उस क्वेश्चन में नवीन उत्खनन शब्द है तो आपको 15 करना ही, नहीं तो 13 आंसर है ही है। ये विशेष ध्यान रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आकार हो गया, क्षेत्रफल हो गया, स्थिति हमने सामान्यतः पढ़ ली। यदि स्थिति में थोड़ा सा आगे जाएगा, जैसे, तो आपको ध्यान रखना, स्थिति को आगे पढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन तो ये बन गया, तो इसका आकार कैसा हो गया? त्रिभुजाकार। ठीक है, क्षेत्रफल कितना हो गया? स्थिति ये हो गई, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत में ये हो गई। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ ले सामान्य और परिचय में। सामान्य परिचय है, जैसे सिंधु सभ्यता मुख्यतः कितने देशों में फैली हुई है, कितने देशों में विस्तृत है, कितने देशों में इसका विस्तार है। कुल विस्तार पूछे, विस्तार देश पूछे, कुल कितने देशों में सिंधु सभ्यता का विस्तार है। सीधा क्वेश्चन पूछे, 1 देश, 2 देश, 3 देश या 4 देश। तो आपको कितने, वेरी गुड, 3 देश। कितने? 3 देश करना है। 3 देशों में सिंधु सभ्यता का विस्तार है। कितने देश? 3 देश। कौन कौन से? अब आपको क्रम से पढ़ना है। भारतीय इतिहास जब भी हम पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं बच्चे, लेकिन एक तरीका, एक क्रमबद्ध से नहीं पढ़ा जाता। यदि हम इतिहास को क्रमबद्ध से पढ़ें, एक कहानी के रूप में पढ़ें, एक सामान्य क्रमता से पढ़ें, तो इतिहास आपको जल्दी याद हो जाता है। कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती, केवल समझो आप इसको। तो 3 देश आपको ध्यान रखने हैं और 3 देशों को क्रम से लिखना है। अब ये 3 देश कौन से? तो एक तो है पाकिस्तान। अब मैंने पाकिस्तान पहले क्यों लिखा, भारत क्यों नहीं लिखा, इसका भी कोई ना कोई वजूद है, बताएंगे अभी। तो 3 देश, नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 भारत और नंबर 3 आपका अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान। अब क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से किस देश में सिंधु सभ्यता का विस्तार नहीं है? नेपाल डाल दे, भूटान डाल दे, बांग्लादेश लिख दे, श्रीलंका लिख दे। तो आपको ध्यान रखनी केवल 3 देशों में, पाकिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान। अब क्वेश्चन पूछेगा, 4 देश देगा, निम्न में से किस देश में सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार है? निम्न में से सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार है। तो आपको 4 देश देगा और आंसर होगा पाकिस्तान। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको पाकिस्तान शब्द लिखा, क्रमबद्ध से याद करना है। अब क्वेश्चन आपको यहाँ पूछेगा, निम्न में से भारत के किस राज्य में, अब राज्य पूछ रहा है, भारत जब भी पूछेगा राज्य पूछेगा, भारत के किस राज्य में सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक विस्तार है? तो किस राज्य में विस्तार है? आपको 4 राज्य देगा, भारत के 4 राज्य देगा, तो आंसर करना है गुजरात। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता भारत की सर्वाधिक गुजरात राज्य में विस्तारित है। अगला क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से किस देश में सिंधु सभ्यता का, ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन से देश में सबसे कम विस्तार है, न्यूनतम विस्तार किस देश में? अफ़गानिस्तान। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता मुख्यतः 3 देशों में फैली हुई है, सर्वाधिक पाकिस्तान, दूसरे नंबर पर भारत और भारत में सर्वाधिक गुजरात, और अफ़गानिस्तान न्यूनतम है। यदि एक क्वेश्चन आपको यहाँ मिल सकता है कि भारत के कितने राज्यों में सिंधु सभ्यता का विस्तार है? 5 राज्य, 6 राज्य, 4 राज्य, 7 राज्य। तो आपको ऑप्शन में देगा, तो आपको ये क्वेश्चन है विशेष करके अच्छा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता भारत के कुल कितने राज्यों में विस्तारित है?
कुल राज्य पूछ ले भाई, कुल देश तो हो गए 3, और भारत के कुल कितने राज्यों में है, तो भारत के कुल 7 राज्य। 7 राज्य में आपको विशिष्ट है, जैसे आपको 7 और राज्य याद रखने हैं। किस देश में सिंधु सभ्यता का विस्तार नहीं है, एक तो क्वेश्चन ये बन गया। और भारत किस राज्य में सिंधु सभ्यता का विस्तार नहीं है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा। तो आपको 7 और राज्य याद रखने हैं, सामान्य समझना है। जब उत्तरतम जाएं तो सबसे पहले कौन सा राज्य पड़ता है, जम्मू। अब जम्मू से बिल्कुल सीमा पे उतरते आओ तो जम्मू के नीचे कौन सा राज्य पड़ेगा, पंजाब। पंजाब का छोटा भाई हरियाणा, और पंजाब हरियाणा के नीचे आपका राजस्थान। राजस्थान के नीचे महाराष्ट्र, भगवान राम का बहुत ज़्यादा संबंध रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से नीचे और आपका, ठीक है, ये दोनों क्रम से गुजरात आता है, मैंने आपको ऊपर नीचे लिख दिया है। तो गुजरात, गुजरात की महाराष्ट्र, और इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, अर्थात जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, 7 राज्यों में सिंधु सभ्यता का विस्तार है। ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाए, अफ़गानिस्तान के केवल 2 क्षेत्र हैं, यहाँ सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। एक तो है मुंडीगाग, एक है सोरतगुई, मात्र 2 हैं। मुंडीगाग और सोरतगुई से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले अफ़गानिस्तान से। अब इसमें एक क्वेश्चन आपको यहाँ मिलता है, एक तो आपको स्थान शहर याद रखने हैं। मुंडीगाग सोरतगुई से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले अफ़गानिस्तान के क्षेत्र हैं। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत अच्छा मिलता है, नहरों के साक्ष्य। तो सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से, एकमात्र पुरास्थल है सिंधु सभ्यता का, एकमात्र पुरास्थल यहाँ से नहरों के साक्ष्य मिले हैं, वो आंसर सोरतगुई। जबकि सब जगह से क्या मिली हैं, नदियाँ। लेकिन ये मात्र एक ऐसा साक्ष्य, एक ऐसा स्थान है, पुरास्थल है, जो नदियों के किनारे बसा हुआ ना होकर के नहरों के किनारे बसा हुआ है। तो नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले, सोरतगुई। इस प्रकार ये हुआ सिंधु सभ्यता का स्थिति, आकार और क्षेत्रफल के तहत एक सामान्य, हमने सामान्य परिचय आपको यहाँ पढ़ा। तो सिंधु सभ्यता का सामान्य परिचय हमने सिंधु सभ्यता के भाग पार्ट फर्स्ट में पढ़ा, और इसमें स्थिति, आकार और क्षेत्रफल पढ़ा। तो आप जानते हैं स्थिति का मतलब है सिंधु सभ्यता कुल कितने देशों में, 3। सिंधु सभ्यता का उत्तरतम बिंदु मांडा, दक्षिणतम बिंदु देमाबाद, पूर्वतम बिंदु आलमगीरपुर और पश्चिमतम बिंदु सुतकांगीडोर। ऐसे सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, सिंधु सभ्यता आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता कुल क्षेत्रफल कितना है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। यदि नवीन उत्खनन के आधार पर पूछें तो आंसर होगा 15 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये सामान्य परिचय पढ़ा। ऐसे क्वेश्चन एक और आता है, सिंधु सभ्यता का काल, सिंधु सभ्यता कौन से समय की है। तो अधिकतर आपको समय ध्यान रखना है, कार्बन 14 के आधार पर पूछेगा आपको कि सिंधु सभ्यता का कार्बन 14 के आधार पर समय कितना है। तो एग्जाम में आपको ऑप्शन में 2300 से 1750 ईसा पूर्व, BC, ईसा पूर्व को BC कहते हैं। V4 क्राइट, ईसा के जन्म से पहले की घटनाओं को हम BC कहते हैं। इस प्रकार 2300 से 1750 ईसा पूर्व में और सिंधु सभ्यता को माना गया है। यदि आपको ये ऑप्शन ना मिले, ये नहीं मिले और क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बन 14 के आधार पर सिंधु सभ्यता का समय बताइए, ऑप्शन में आपको सबसे पहले ये देखना है। यदि ऑप्शन में ना मिले फिर आपको ऑप्शन में 2250 से 1750 BC अर्थात ईसा पूर्व मिलेगा। दोनों मिल जाते हैं और आपको आंसर 2300 से 1750 ईसा पूर्व
माना जाएगा। इस प्रकार इस पाठ में हमने ये पढ़े। अगला जो पाठ पढ़ने वाले हैं पढ़ेंगे अगले पाठ में, वहाँ सिंधु सभ्यता के नगर पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण 10 नगर पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन उसमें से आता है। इस प्रकार हमारा प्रत्येक भारतीय इतिहास का, हिस्ट्री का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, ज़रूर शेयर भी करें। धन्यवाद।